वैसे तो मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इतनी छोटी सी उम्र में भी मेरी डिमांड पूरी हो रही थी। लेकिन कमी थी तो सिर्फ और सिर्फ माँ पापा की थी, क्योंकि उनके बिना तो जीना भी मुझे मुश्किल लग रहा था। जब कोई भी मेरे सामने अपने माँ पापा की तारीफ करता या उनकी कोई बात करता तो मेरे तन बदन में आग लग जाती थी। मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था और मैं उस जगह को छोड़कर किसी खाली जगह पर जाकर बैठकर रोने लग जाती थी और भगवान से शिकायत करती थी कि आपने मुझसे मेरे माँ पापा क्यों छीन लिए। मैंने तो अपने माँ पापा की शक्ल तक नहीं देखी थी। अक्सर दादी कहा करती थी कि तुम्हारे माँ पापा तुम्हारे जन्म होते ही मर गए थे। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता था कि जन्म होते ही वह दोनों एक साथ कैसे मर गए। घर में तरह तरह की बातें होती थी। कोई तो कहता था कि तुम्हारे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था। वही कोई और कहता कि उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। तो कोई कहता कि तुम्हारे जन्म के दौरान तुम्हारी माँ को कोई दिक्कत हो गई थी, जिस वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। लेकिन इसी बीच मुझे संदेह होता था कि अगर मेरी माँ मेरे जन्म के वक्त गई थी तो फिर मेरे पिता क्यों चले गए। कोई कहता कि उनका एक्सीडेंट हो गया तो मुझे समझ में आ जाता कि हो सकता है उन दोनों का इकट्ठा ही एक्सीडेंट हो गया हो। लेकिन सब लोगों के मुंह से अलग अलग सुनकर मैं पूरी तरह से परेशान हो जाती थी। मैं अक्सर दादी माँ से कहती थी कि एक बार के लिए अगर मैं अपने माँ पापा की शक्ल देख लेती तो मुझे अफसोस नहीं होता। तभी दादी माँ कहती कि बेटा, तुम्हारी माँ पापा की मौत के दौरान तुम इतनी छोटी थी कि अगर तुम्हें कुछ पता होता तो भी तुम कुछ समझ नहीं सकती थी। भगवान को जो मंजूर होता है वही करता है। हम लोगों के करने से कुछ भी नहीं होता। हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन जो हमारी किस्मत में लिखा होता है हमारे साथ वो होकर रहता है। और यही सब तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारी किस्मत में अपने माँ पापा का प्यार और उनका साथ नहीं है। इसमें हम लोगों को कोई भी हक नहीं है कि हम किसी को दोष दें। मेरी दादी माँ की ऐसी बातें सुनकर मुझे संतोष होता था कि शायद अगले जन्म में मुझे माँ पापा नसीब हो जाए। खैर, मेरा नाम कोमल है। बचपन से लेकर ही मैं अपने माता पिता के प्यार के लिए तरसती आई थी। मुझे मेरी दादी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं बचपन से ही एक ऐसी इंसान थी जो कभी खुलकर हंसी नहीं थी। एक ही घर में हम सब लोग रहते थे। मेरी दादी जिंदा थी जब तक वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे सारे काम भी वही किया करती थी। मेरी दादी की कोई बेटी नहीं थी, उनके सिर्फ दो बेटे थे। दादी ने बताया था कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे मम्मी पापा तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अब घर में सिर्फ दादी, मेरे चाचा चाची और उनके दो बच्चे मौजूद थे। मेरे चाचा की बेटी का नाम कल्पना और बेटे का नाम रजनीश था। वह दोनों आपस में खेलते रहते थे। उन दोनों ने कभी मुझे अपने साथ शामिल नहीं किया था, जबकि मैं तरसती हुई नजरों के साथ उन्हें खेलते हुए देखती रहती थी। मेरा भी मन करता था कि वह मुझे भी अपने साथ खेलने में शामिल कर ले, मगर वह दोनों तो मुझे ऐसे ही दूर भगाते रहते थे जैसे कि मैं उनकी कजिन, उनकी कोई दुश्मन हो। हम तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। चाचा मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर वह ज्यादातर काम में लगे रहते थे, इसीलिए बिजी रहते थे। लेकिन सुबह के टाइम वह हम तीनों को अपनी गाड़ी में स्कूल छोड़ आते थे और दोपहर को हम तीनों एक दूसरे के साथ घर आ जाते थे। दादी मुझे चाचा के बच्चों से ज्यादा प्यार करती थी। वह कहती थी कि तुम मेरी लाडली बेटी हो। तुम छोटी थी तब से मैं तुम्हारी परवरिश कर रही हूं, इसीलिए मुझे तुमसे ज्यादा लगाव है। दादी जब मुझे बताती है कि तुम्हें मम्मी पापा इस दुनिया से जा चुके हैं, तब चाची मुझसे कहती थी कि तुम्हारी दादी झूठ बोलती है। तुम्हें तो वह कुंभ के मेले से उठाकर लाई थी जब तुम सिर्फ 3 साल की थी। मैं अपनी चाची की बात सुनकर उदास हो जाती थी और दादी को बताया करती थी तो दादी चाची को मेरे सामने ही डांटना शुरू कर देती थी। उस समय मेरी उम्र 6 साल की थी। मैं अपने बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं थी। दादी का कहना था कि चाची मुझसे झूठ बोलती है, मैं चाची की बातों में ना आया करो। मैं देखती थी कि चाची अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उनको देखकर मैं मन ही मन सोचती, अगर मेरी मम्मी भी जिंदा होती तो वह मुझे भी बहुत प्यार करती। चाची ने तो कभी मुझे मां बनकर पाला ही नहीं था। वह तो मुझे दादी के पीछे हमेशा डांटते रहते थे। दादी ही थी जिनका मेरी वजह से मेरी परवरिश हुई थी
और वही मेरी परवाह करती थी, जो मेरे सारे काम किया करती थी, जो मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा किया करती थी। मैंने दादी से कई बार कहा था कि वह मेरे मम्मी पापा का फोटो मुझे दिखा दे, मगर दादी कहती कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा के फोटो रखकर भूल गई हूं, ना जाने वह कहां पर है, जैसे ही मुझे मिलेंगे मैं तुम्हें दिखा दूंगी। मगर चाची कहती कि तुम्हारी दादी तुमसे झूठ बोलती है, तुम्हारे माता पिता का कोई फोटो ही नहीं है। मेरा कहना, मानो तुम मेरी बात पर यकीन करो, तुम्हें तुम्हारी दादी कुंभ के मेले से उठाकर लाई थी, मगर तुम मेरी बात का यकीन ही नहीं करती हो। अब मैं किसकी बात का यकीन करती? मैं सोच लिया था कि मुझसे तो ज्यादा प्यार करता है, मैं उसी की बात का यकीन करूंगी। मैं अपनी दादी की बात का यकीन करती थी। मैंने कई बार दादी से अपने ननिहाल के बारे में भी पूछा था, तो दादी कहती थी कि तुम्हारी माँ इकलौती बेटी थी और तुम्हारे नाना नानी उसके बचपन में ही मर गए थे। इसीलिए मैं दादी की बात पर यकीन कर लिया करती थी। जब मेरे चाचा के बच्चों के नाना नानी हमारे घर आते थे, वह उनके लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आते और उन्हें बहुत प्यार करते, तो मैं उन्हें बड़ी बेताब नजरों से देखती थी कि काश मेरे नाना नानी भी होते तो मुझे भी इसी तरह से प्यार करते। वह लोग तो मुझसे प्यार से बात करते थे, मगर सिर्फ मेरे चाचा और दादी के सामने। जब चाचा और दादी सामने नहीं होते थे, तब वह लोग धुतला कर मुझे दूर कर दिया करते थे। मेरी चाची मुझे बहुत डांटती थी और मुझसे मना करती थी कि मेरी कोई भी शिकायत अपनी दादी से मत करना। मैं चाची की घूरती हुई नजरों से बहुत डरती थी, इसलिए उनको कोई बात दादी से नहीं कहती थी। चाची मुझे हमेशा बातें सुनाती रहती थी कि यह हमारा घर है, तुम तो न जाने कौन है, किसका खून है तेरी, दादी तुझे यहां ले आई और हम पर बोझ बना दिया है। चाची की ऐसी बातों पर मेरी आंखें आंसू से भर जाती थी। उनके दोनों ही बच्चे मुझ पर बहुत रौब झाड़ते थे। फिर मैं जल्दी से सारी बातें भूलकर मग्न हो जाती थी। चाची के बच्चे मुझसे बहुत काम करवाते थे और मैं भाग भाग कर उनका काम करती थी। कुछ समय बाद मेरी दादी भी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद तो मैं पूरी तरह से अकेली रह गई थी। इस समय मेरी उम्र 17 साल थी। मैं बहुत दुखी हो गई थी। एक आखिरी प्यार करने वाला सहारा भी मुझसे छूट गया था। चाचा तो बहुत नरम दिल और प्यार करने वाले थे। जो अपने बच्चों का सामान लेकर आते, तो वह मेरे लिए भी जरूर लेकर आते थे। मगर चाचा फालतू किसी से बात नहीं करते थे। आखिर में भी अपना दर्द किसको सुनाती? इस घर में मेरी परेशानी सुनने वाला कोई भी नहीं था। दादी के मरने के बाद में उनकी चीजों को देख देख कर रोती रहती थी। मुझे उनकी बहुत याद आती थी। मेरी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। इस घर में अब सब लोग मुझे नफरत करने वाले ही बचे थे। चाचा जी मुझे भी आगे बढ़ाना चाहते थे, मगर चाचा जी ने कहा कि इसके लिए इंटर ही काफी है। चाची जी मना करने के बाद भी चाचा जी ने मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा दिया था। मेरे चाचा जी की लड़की का एडमिशन तो वह 1 साल पहले ही करवा चुके थे, क्योंकि कल्पना हमसे पढ़ाई में एक स्टैंडर्ड आगे थी। वह दोनों भाई बहन कॉलेज में मुझसे अलग ही रहते थे। कोई भी मुझसे अपनी कजिन नहीं बताता था। कॉलेज में कोई भी लड़की मेरी दोस्त नहीं थी। कुछ तो मुझे बेवकूफ बनाती रहती थी और फिर मुझ पर हंसती थी। मेरे दोस्त मेरे चाचा के बच्चों के साथ मिलकर मुझे छोड़ते रहते थे। जब मैंने देखा कि मुझे दुनिया कोई अहमियत नहीं देती है, तो मैंने सबसे अलग अलग रहने का फैसला कर लिया था। मैं ज्यादातर अब अपना मन पढ़ने में लगाया करती थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि चाची और उनके बच्चे मेरे साथ अच्छा बिहेवियर सिर्फ चाचा जी की मौजूदगी में ही करते हैं। अकेले में वह सब मिलकर मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं। मेरे चाचा का बेटा रजनीश भी मेरी खूब इंसल्ट करता रहता था। मैं उसे भाई समझकर प्यार करती थी, मगर वह साफ मुझसे कहता था कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। मेरी पहले ही एक सगी बहन है। मैं तो चाचा जी को अब भी कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि दादी के मरने के बाद चाची इस घर की मालकिन बन गई थी। उल्टा चाची चाचा को ही बातें सुना दिया करती थीं। कल्पना की बीए कंप्लीट हो गई थी। चाची ने उसका रिश्ता एक अच्छे परिवार में तय कर दिया था, जबकि मेरा और रजनीश का अभी 1 साल बाकी रह गया था। अब घर में शादी आ जाने की वजह से चाची ने मुझसे इस घर की नौकरी बना लिया था। चाची ने मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था और उनका बेटा भी मुझे बहुत सारे काम बताया करता था।
मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मगर घर के काम करने की वजह से मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा था। मुझे अपने चाचा पर बहुत तरस आता था कि वो मेरी फीस कैसे पूरी करेंगे। मैं चाहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी कर लिया करूंगी, ताकि चाचा का हाथ भी बता सकूं। मैं अभी अपने आगे और पढ़ना चाहती थी, मगर चाची कहती थी कि हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकते। चाची मुझे रात का बचा हुआ खाना खिलाया करती थी और मैं साथ में 10 तरह की बातें भी सुनाती थी। तू हम पर बोझ हो, कितने समय से मेरे पति तुम्हारा खर्चा उठा रहे हैं। ना जाने तुम कौन हो। तुम्हारी दादी तो इस दुनिया से चली गई और तुम्हें हम पर छोड़ गई हैं। वह तुम्हें यह सोचकर कुंभ के मेले से लेकर आई थी कि वह तुम्हारी सारी जिंदगी परवरिश करेंगे, मगर वह बुढ़िया तो मर गई। अगर सारी जिंदगी तुम्हारी परवरिश करने के लिए लेकर आई थी, तो मरने पर भी तुम्हें अपने साथ लेकर जाना था। हमेशा वह यही कहती थी कि तुम हम पर बोझ बन गई हो। मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, वह भी तब जब चाची शाम को सोती थी, वरना चाची मुझे सुकून से पढ़ाने भी नहीं देती थी और मुझे बार बार उठाती रहती थी। फिर ट्यूशन से पैसे भी हमारे सारे खुद ले लिया करती थी। कहती थी कि महंगाई बहुत है और फिर तुम्हारा खर्च भी तो हम ही करते हैं। इस हिसाब से तुम्हारे पैसे हमारे हुए मुझे कई बार भूखा रहना पड़ता था, मगर मैं कोई शिकायत नहीं करती थी। यही सोचती थी कि अगर मेरी किस्मत में भूखा रहना ही लिखा है, तो फिर क्या हो सकता है। अब तो चाचा को भी चाची के बिहेवियर का अंदाजा होने लगा था, मगर वह चाची के आगे बेबस थे। इस घर में एक अकेले वही तो ऐसे इंसान थे जो आते और दो बोल प्यार के बोल लिया करते थे। उनसे मुझे सुकून मिल जाता था। चाची के बिहेवियर के बारे में मैं चाचा को कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि मैं यही सोचती थी कि चाची का बहुत बड़ा एहसान है, जिन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी हुई है। वह मुझे पाल तो रही है, वरना मेरा दुनिया में है ही कौन। मैं कॉलेज में बस पर से जाती थी। चाची अपने बेटे को तो किराए के पैसे दिया करती थी, मगर मुझे नहीं देती थी। मुझे चाचा जी चाची जी से छुपकर पॉकेट मनी दे दिया करते थे। मैं वह नहीं लेती थी। जानती थी कि चाचा जी के घर के खर्च ही बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं, मगर मैं इस पॉकेट मनी से बस का किराया निकाल लेती थी। कॉलेज में कुछ भी नहीं खाती थी। कैंटीन वाली आंटी नेम से मैंने 1 घंटे काम करने की रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मान लिया था। वह मुझे बहुत कम पैसे देती थी। इससे ये होता था कि मैं आंटी के कैंटीन में 2 समोसे खा लिया करती थी, जिससे मेरा पेट भर जाता था, क्योंकि सुबह चाची मुझे नाश्ता भी नहीं देती थी। वह सोती हुई होती तो मुझे जल्दी कॉलेज के लिए करना होता था। कुछ दिनों के बाद चाचा को काम के सिलसिले से नेपाल जाना पड़ गया, क्योंकि उनकी वहां पर अच्छी नौकरी लग गई थी। उनको अब सिर्फ 1 साल बाद ही आना था। जैसे तैसे कल्पना की शादी भी हो गई थी। मैं बहुत खुश थी कि चाचा ने मेरी परवरिश की है। इसी नाते में उनकी बहुत सेवा करती थी। चाचा जी जा चुके थे। उनके जाने के बाद और अपनी बेटी की शादी होने के बाद चाची ने लगभग सारे ही काम मुझ पर डाल दिए थे। सुबह ठीक से दिन भी नहीं निकलता था। जब मुझे घर के काम करने के लिए उठना पड़ जाता था, चाचा जी के जाने के बाद चाची ने मेरी पढ़ाई रुकवा दी थी, क्योंकि मेरा बीए कंप्लीट हो चुका था। रजनीश भी एक मामूली सी नौकरी पर लग गया था। वह भी अब थोड़े से पैसे लाने लगा था। मैं बासी रोटी पानी के साथ खा लिया करती थी। मुझे तो इस घर में अपने लिए चाय बनाने की भी परमिशन नहीं थी। अगर किसी के लिए चाय बनती तो वह बच जाती, तो मैं वो पी लिया करती थी। इस दुख भरी जिंदगी पर मैंने कभी उफ भी नहीं किया था। मैं यही सोचती थी कि ऊपर वाला तो सब कुछ देख ही रहा। लेकिन वह कहते हैं ना कि भगवान कभी कभी किसी के लेख में इतना ज्यादा दुख लिख देते हैं कि पूरी जिंदगी उसे वह सब भुगतना पड़ता है। और शायद मेरी किस्मत में भी यही सब था। पहले मेरे माँ पापा मुझे छोड़कर चले गए। फिर मेरी दादी के सहारे मैं अपनी जिंदगी निकाल रही थी। उसके बाद दादी भी छोड़कर चली गई। उसके बाद बात चाची के अत्याचारों से मुझे थोड़ा बहुत चाचा जी की मदद मिलती थी, लेकिन वह भी अभी काम के सिलसिले में नेपाल चले गए थे, तो मेरी जिंदगी तो पूरी तरह से नर्क बन चुकी थी। घर के कामों में मैं इस कदर गिर गई थी कि पढ़ाई लिखाई की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता था। अगर कभी सारा काम करने के बाद मैं किताब हाथ में लेकर पढ़ने लग जाती, तो वह चाची जी को रास नहीं आता था और वह मेरे साथ मारपीट करने लगती थी। पहले तो वह घर के काम ही करवाती थी और मुझे डांटने तक ही सीमित थी,
लेकिन अब तो उनका हाथ भी उठने लगा था। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था जिसके साथ मैं अपनी सारी प्रॉब्लम को शेयर कर सकूं। चाची जी और उनके बेटे के अत्याचारों से मैं काफी परेशान हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो मेरी जिंदगी में होने वाला था, जिसका निवारण करना बड़ा ही मुश्किल था। दरअसल चाचा जी नेपाल चले गए थे और वहां पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि वह तो चाची जी के साथ वैसे भी खुश नहीं थे। चाची जी मेरे साथ अत्याचार करती थी और चाचा जी उन्हें कुछ कह देते थे तो वह उन्हें चार बातें सुना देती थी और हमेशा सब कुछ अपने हाथ में रखती थी। हमेशा चाचा जी को अपने बस में करके रखना चाहती थी। अब जब वो नेपाल चले गए तो उन्होंने अपनी पत्नी से छुटकारा पाने का यही मौका अच्छा समझा और वहां जाकर दूसरी शादी करवाकर अपनी दूसरी बीवी के साथ खुश रहने लगे। जब ये खबर घर में फैली तो चाची जी का रो रो कर बुरा हाल था। वह कह रही थी कि आखिर उन्होंने दूसरी शादी क्यों कर ली? मुझ में ऐसी क्या कमी थी? मुझे तो पता था कि तुम्हारे ऐसे गंदे बिहेवियर से हर कोई परेशान हो सकता है, लेकिन मैं उन्हें बोलकर कुछ भी नहीं कहती। अब चाचा जी ने जब दूसरी शादी करवा ली तो उन लोगों ने घर पर पैसे भेजना भी बंद कर दिया। अब घर पर आमदनी भी नहीं होती थी, क्योंकि हम लोग के पास ज्यादा जमीन जायदाद तो थी नहीं और मेरे चाचा जी का लड़का थोड़ी बहुत सैलरी लेकर आता था। वह चाची जी को देता नहीं था, बल्कि खुद ही उड़ा लेता था। उसे शराब पीने की लत लग गई थी, जिस वजह से उसकी जो सैलरी होती थी वो शराब के नशे में चली जाती थी। अब चाची जी को परेशानी होने लगी थी कि घर में 1 रुपया भी नहीं था। अब चाची जी ने मेरे साथ कहर बरसाना शुरू कर दिया और मुझे धंधे वाली बना दिया। अब आए दिन घर में लड़के आते और मुझे जानवरों की तरह नोच कर चले जाते और चाची जी के हाथ में खूब सारे पैसे थमा देते। उन पैसों से चाची जी ऐश कर रही थी। अब तो मेरे चाचा जी के लड़के ने भी कमाना छोड़ दिया, क्योंकि वह लोग मेरे जरिए कमा रहे थे। अब वह लोग अपनी जिंदगी को ऐसे जी रहे थे और मैं इस घिनौने काम के अंदर पूरी तरह से फंस चुकी थी। मैं हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि या तो मुझे मौत दे दे या फिर इन लोगों के चंगुल से मुझे बचा ले। तभी एक रोज मेरे चाचा जी के लड़के का दोस्त हमारे घर पर आया। न जाने उसे मुझ में क्या लगाव हो गया कि अब वह हर रोज आने लगा और अच्छी अच्छी बातें करता था। मुझे भी उसके नजदीक जाने में बड़ा ही अच्छा लगता था, क्योंकि वह मुझे बहुत संस्कारी लगता था। अब धीरे धीरे हम लोगों की नजदीकियां बढ़ गईं। एक रोज जब मैं गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी तो उसने धीरे से आकर मुझसे कहा कि मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ इस घर में क्या कुछ होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ भाग सकती हो। एक बार के लिए मुझे तो लगा कि अगर मैं भाग गई तो यहां पर सब लोगों की बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहां पर मैं कौन सा सुख से रह रही हूं। लोगों से धंधा करवाकर ये लोग अपना खर्चा निकाल रहे हैं और मैं पूरी जिंदगी इन लोगों के अत्याचारों को सहन कर रही हूं। इसीलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे मेरे चाचा जी के लड़के के दोस्त के साथ भागना ही ठीक समझा। मैंने एक जोड़ी कपड़ा पैक किया और उसके साथ भाग गई। हम लोग एक ऐसे शहर में जाकर रहने लग गए जहां पर हमें कोई नहीं जानता था। हम लोगों ने शादी कर ली और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। वह लड़का इतना संस्कारी था कि उसके मेरे पास्ट से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। वह मुझसे कहता था कि मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन तुम इस चीज की फिक्र मत करो। उन लोगों के साथ जो कुछ होगा वह मैं करूंगा। उन दरिंदों ने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। मेरे चाची जी और उनके लड़के ने मुझे ढूंढने की काफी कोशिश की, क्योंकि वह लोग मुझे खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि मेरी वजह से उनका घर चल रहा था। वह आराम से बैठे बैठे ऐश कर रहे थे। इसलिए जब उन लोगों को पता चला कि मैं उनके ही दोस्त के साथ भाग गई हूं, तो उन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। लेकिन पुलिस वाले इंसान इतने अच्छे थे कि हम लोगों की गवाही ली और सारी सिचुएशन की जब जांच पड़ताल की तो मेरे चाचा जी की लड़के और उनकी पत्नी चाची जी को ही दोषी करार किया गया। अब मेरे पति भी अच्छी खासी नौकरी करने लगे और 4 पैसे जमा होने के बाद हम लोगों ने अपना घर खरीद लिया और अच्छे से अपनी जिंदगी बिताने लगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।